एक समीर नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल रहती है, रात के लगभग 12 से 1 बजे के बीच वो भागते दौड़ते कभी गिरता कभी उठता और जैसे लग रहा था कि अब उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो अपने नजदीकी थाने में पहुंचता है। ज्यादातर जो थाने के लोग होते हैं, कोई चेयर पे बैठ के नींद के आगोश में होता है तो कोई कहीं होता है। एक हेड कांस्टेबल जो कि जाग रहा था और जिसकी नजर उस लड़के पे पड़ती है, और जब उस लड़के पे पड़ती है तो उसे समझ में आ जाता है कि जरूर इसके साथ कोई दुर्घटना हुई। हेड कांस्टेबल जब उससे पूछता है तो लड़का कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता है। वो तुरंत जाके हेड कांस्टेबल अपने बड़े साहब को जगाता है। इसके बाद उस लड़के को बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। फिर समीर से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की या क्या बात है, तुमने क्या देख लिया। तो लड़का कुछ देर अपनी सांसें जो कि लेता, इसके बाद उच्च अधिकारी के सामने कहता है कि दरअसल मैं कब्रिस्तान में काम करता और आज एक कब्र से एक लाश जाग उठी है। जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं हंसने लगते हैं, कहते हैं कि रात में जरूर तुमने कोई भूत प्रेत देख लिया होगा, और हंसते हुए कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, इसको हम लोग जांचने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। उच्च अधिकारी हंसते हुए कहते हैं। जो लड़का समीर रहता है वो कहता है कि नहीं साहब, वो लाश 2-3 दिनों से मेरे पीछे ही घूम रही है। आखिरकार ये कब्रिस्तान के लाश वाला मामला क्या था? वाकई इस लड़के के पीछे कब्रिस्तान की लाशें घूम रही थी, या उस कब्रिस्तान में जो लाश थी वो वाकई जिंदा हो उठी थी? तो इसको पूरा जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हमारे देश और दुनिया में अजीब तरह की घटनाएं घटती रहती हैं और इनको देखने के बाद, इनको सुनने के बाद दिमाग शून्य सा हो जाता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इंसानियत इस कदर गिर गई है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, उनसे रोज की तरह यही गुजारिश है कि आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर जो थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि रोज नई और इंटरेस्टिंग कहानी आपको बीच लाती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के लाहौर की, और इसी लाहौर का एक छोटा सा गांव चिकला। यही का रहने वाला गुलशन। गुलशन के परिवार में गुलशन के अलावा रजिया बानो और इन पति पत्नी के अलावा इनके घर में एक बेटा जिसका नाम रिजवान होता है। गुलशन मेहनत मजदूरी का काम करता है और साथ ही वो कब्रिस्तान में भी काम करता है। बाकी वो कुछ समय से ज्यादा बीमार रहने लगता है, तो ज्यादातर अब घर ही पे रहता है। अगर जो कोई कब्र खोदने के लिए आके कहता है तो जाता, तो एक कब्र खोदने में टाइम लगाने लगता है। इसलिए जो कब्रिस्तान वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, कहते हैं कि या तो तुम समय से कब्र खोद दिया करो, या तो मैं अब तुमको हटा के दूसरे किसी को यहाँ रख दूंगा जो कि कब्र खोदे। कब्र खोदने वाले को अगर जो उर्दू भाषा में कहें तो गोरगन कहते हैं। अब ये जो गोरगन होता है गुलशन, बड़ा ही परेशान होता है। बाकी एक दिन उसका बेटा जिसका नाम रिजवान होता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है, उससे कहता है कि देखो बेटा, रोजी रोटी का सहारा यही है, अगर जो कब्र खोद दो तो जो भी 200-400 मिल जाते हैं उसी से घर का खर्च चलता है। तो तुम क्यों नहीं यही काम कर ले रहे हो, क्योंकि जो रिजवान रहता है ज्यादा पढ़ा लिखा रहता नहीं और ज्यादातर लड़कों में खेलता कूदता टाइम पास करता है। अब जब ये बात रिजवान सुनता है अपने पिता की तो कहता है कि ठीक है, वो उस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब गुलशन के जगह पे रिजवान जाने लगता है कब्र खोदने के लिए।
एक जवान लड़का रहता है। दिन भर में जितनी भी डेड बॉडी आई, किसी दिन 4 आई, किसी दिन 6 आई, किसी दिन 2 आई, किसी दिन 1 आई। अब रिजवान कब्र खोदने का काम करने लगता है, वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रिजवान को ये लग रहा था कि यहाँ सुनसान, ना कोई यहाँ आता जाता है, ना किसी से मेरी बातचीत हो पाती है, और दिन भर इसी कब्रिस्तान में ही मेरा कट जाता है। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। कम से कम ऐसे काम को ढूंढना चाहिए जहाँ की लोग आते जाते रहे, लोगों से मुलाकात हो, बात हो। यहाँ तो कब्रिस्तान में कोई आता नहीं, आता भी है तो वही आता है जो जिसके घर के लोग मरे हुए होते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए, अंतिम यात्रा के लिए, यहाँ दफनाने के लिए लोग लेके आते हैं। अब यही सोच के रिजवान परेशान रहता है। जो वहां के उच्च अधिकारी रहते हैं, रिजवान को एक उसी कब्रिस्तान के बगल में एक क्वार्टर भी दे देते हैं, ताकि वहां रह के अगर जो रात में भी कोई डेड बॉडी आ जाए, रात में भी कोई लाश आ जाए, तो उसको दफन करने के लिए कब्र खोद सके। अब तमाम चीजें हो रही थी और रिजवान दिन पे दिन अब परेशान होते जा रहा था। बाकी एक दिन, एक सुबह सुबह का वक्त होता है, लगभग 10 बज रहे होते हैं। एक डेड बॉडी आती है, एक लाश आती है, जिसके साथ लगभग 10 से 15 लोग आते हैं। ज्यादा लोगों का हुजूम नहीं होता है। वो लोग कब्र के बगल में उस शव को रखते हैं। शव एक महिला का होता है, एक लड़की का होता है। और जैसे ही शव रख के बाकी की क्रियाएं करते हैं, अब दफन करने से पहले कुछ वहां की रीति रिवाज जो होती है उसको पूरा करते हैं। और तभी अचानक से तेज हवा का झोंका आता है, और जो उस मुर्दे के यानी उस शव के चेहरे पे कफन ढका हुआ रहता है, वो हवा के झोंके से उड़ जाता है। तभी रिजवान की नजर उस शव पे पड़ती है, और जब शव को देखता है तो देखते ही रह जाता है। रिजवान इस सोचने पे मजबूर हो जाता है कि काश कि ये जिंदा होती और मुझे मिल जाती, तो जिंदगी का मजा ही आ जाता। जब ऐसा सोचता है, इसके बाद जो वो लोग होते हैं, कुछ देर के बाद सारी क्रियाएं करने के बाद उस शव को दफन करते हैं, वहां से चले जाते हैं। बाकी रिजवान के आंखों से वो शव का चेहरा ओझल ही नहीं हो रहा था, बार बार उसी को लेके सोच रहा था। शाम के 6-7 बज जाते। रिजवान दिन भर में कई शव को दफन करता है, कई शव के लिए वो कब्र खोदता है। बाकी उसे ये समझ में नहीं आता कि मैं शव को दफन कर रहा हूं या किसी जिंदा इंसान को कर रहा हूं, क्योंकि उस शव को लेके ढेर सारे सपने बुन रहा था, ढेर सारे ख्वाब देख रहा था। जो लड़की का शव था, अब जैसे ही रात के 8 बजते, वो कब्र पर से पत्थर हटाता है और खोदना शुरू करता है। अब चूंकि रोज वो कब्र खोदता है, इसलिए उसे पता रहता है कि कब्र को उधाड़ा कैसे जाता है, कब्र को खोद के शव बाहर कैसे आएगा। अब कब्र खोदता है, कुछ ही देर में कब्र को पूरी तरह से मिट्टी हटा के उसे लड़की के ऊपर से जब कफन को हटाता है, तो वाकई उसके आंखों में वो नशा आ जाता है, वो सुरूर आ जाता है, वो जुनून आ जाता है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। वो ये भूल जाता है कि एक शव है, एक मुर्दा है। अब उसी कब्र के भीतर ही ये जो लड़का रिजवान है, वो कुछ अजीब तरीके से उस मुर्दे के साथ संबंध बनाने लगता है, और लगातार ये सिलसिला लगभग 2-2.5 घंटे चलते हैं। जब रिजवान पूरी तरह से थक जाता है, तो उसमें से निकलता है, कुछ देर आराम करता है, इसके बाद उस कब्र पे फिर से मिट्टी डालता है, पत्थर रख के फिर कॉटेज में आके सो जाता है। सुबह घर पे जाता है, नाश्ता पानी करता है, फिर आ जाता है उसी कब्रिस्तान में, और फिर से वो इंतजार करने लगता है कि कब कोई शव लेके आएगा, और कब्र खोद के पहले से ही वो तैयार रखता। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। बाकी वक्त के साथ साथ रिजवान के ये हौसले दिन पे दिन मजबूत होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जब भी कोई शव आता तो पहले पूछता कि ये महिला का है या पुरुष का है, किसी लड़की का है या बुजुर्ग का है। ये तमाम बातें उसी में से किसी को देख के कि जो व्यक्ति बिल्कुल गुमसुम है, चुप है, उससे अचानक जाके बहुत बुरा हुआ, ये किसका शव है, किसी बुजुर्ग महिला का है या लड़की का है, नौजवान औरत का है या किसी आदमी का है,
ये तमाम तरह की बातें वो पूछा करता था और लोग भी उसको बता दिया करते थे, क्योंकि वो वहीं रहता था और उसका काम कब्र खोदने का था। तो ये तमाम बातें वो जब जानकारी हासिल कर लेता, जैसे ही रात होती उस कब्र को खोदता, और अगर जो कोई लड़की रहती, कोई नौजवान औरत रहती, तो उसके साथ उस कब्र में जाता और हैवानियत करता, दरिंदगी करता। ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। लगभग 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। तब तक वो 15 से 20 सौ के साथ ऐसा कर चुका रहता है। अब इसकी मुलाकात एक समीर नाम के लड़के से होती है। समीर, जिसकी उम्र लगभग 24 साल रहती है। समीर बेहद गरीब परिवार का रहता है, दर बदर ठोकर खा रहा होता है। ये काम काज ढूंढ रहा था, बाकी उसको मिल नहीं रहा था। तभी उसकी अचानक से मुलाकात इस रिजवान से होती है, क्योंकि रिजवान के बचपन का दोस्त समीर रहता है। समीर कहता है, भाई तुझे तो अच्छा खासा काम मिल गया, तुम तो बड़े खुशहाल लगते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे तरह से रहते हो, और जब देखो तब कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हो, तुम्हारे पास तो पैसा पूछना नहीं। रिजवान कहता है कि ऐसा है कि कमाते हैं खाने के लिए ही, अगर जो खाएंगे पिएंगे नहीं, पहने ओढ़ेंगे नहीं, तो उस पैसे का क्या मतलब है। समीर कहता है, यार मुझे भी कोई नौकरी दिलवा देते, क्योंकि मेरे घर में खाने के लाने पड़े। अब इस बात पे रिजवान को थोड़ी सी समीर पे दया आती और वो कब्रिस्तान के उच्च अधिकारियों से बात करता है और कहता है कि इस कब्रिस्तान में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पत्ते झड़ के ये कब्रिस्तान गंदा हो जाता है। अगर जो कोई साफ सफाई करने वाला इस कब्रिस्तान में रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब जितने भी कब्रिस्तान के उच्च अधिकारी होते हैं कहते हैं कि बात तो सही कह रहा है, इस तो कब्र खोदने में व्यस्त रहता है, कब्रिस्तान की साफ सफाई हो नहीं पाती। समीर का नाम बताता है। उच्च अधिकारी समीर को वहां की देख रेख के लिए, वहां जो कि साफ सफाई के लिए समीर को रख देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी एक दिन रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। समीर वहां से साफ सफाई करके शाम के समय तो चला गया रहता है। बाकी साफ सफाई करते समय वो अपनी वॉच को निकाल के एक ईंट पे रखता है और वहीं भूल के चला जाता है। जैसे ही घर जाता है, 8 बज रहे होते, उसे याद आता है कि मैंने तो अपनी वॉच कब्रिस्तान में ही भूल गई। अब वो उस वॉच को लेने के लिए पहुंचता है। बाकी जब पहुंचता है तो देखता है कि समीर एक कब्र को खोद रहा है। अब ये रिजवान एक कब्र को खोद रहा है। समीर चुपके से सारा नजारा देखने लगता है कि कब्रिस्तान को, इस कब्रिस्तान में और एक कब्र को जिसमें कि मुर्दा दफन है और दिन का ही दफन है, तो इसको रिजवान खोद क्यों रहा है। अब समीर ये सारा नजारा छुप के देखने लगता है। रिजवान कुछ देर में देखते ही देखते उस कब्र को पूरी तरह से उधेड़ता है, उस कब्र के भीतर जाता है और लगभग 1 घंटे के बाद वो पसीने पसीने होकर उस कब्र से बाहर निकलता है। फिर उस पर मिट्टी डालता है, इसके बाद पत्थर रखता है, वहां से चला जाता है। अब समीर ये सारा नजारा देख रहा होता है। बाकी दबा था रिजवान के ये एहसानों तले, कुछ कहता नहीं, कुछ पूछता नहीं। अब ये सिलसिला एक बार वो देखा तो फिर लगातार कई दिनों तक देखता रहा कि जब भी 3-4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद अगर जो कोई शव आ रहा है, किसी लड़की का है, किसी स्त्री का है, किसी औरत का है, तो उसको रिजवान खोदता है और उस कब्र के भीतर घुस जाता है। इसके बाद घंटों तक बाहर नहीं आता। अब समीर कई दिन से इस बात को लेकर घुटन महसूस कर रहा था। एक दिन का समय था, दोपहर में रिजवान बैठा हुआ था। समीर उसके पास कब्रिस्तान की साफ सफाई करने के बाद पहुंचता है। कहता है कि यार, मैं कई दिनों से एक बात नोटिस कर रहा हूं। रिजवान कहता है कि क्या बात है, पूछो। तो कहता है कि ऐसा है कि मैं देखता हूं कि तुम शाम के समय कब्र को खोदते हो और उस कब्र के भीतर चले जाते हो, इसके बाद 2-3 घंटे बाद तुम वापस आते हो। आखिर ऐसा क्या होता है उसके अंदर। अब इस पे रिजवान हंसने लगता है। कहता है कि ऐसा है कि पैसे के साथ साथ अगर जो बिना रोक टोक के, बिना किसी के जो है कि रोके बिना अगर जो मजा मिल सकता है तो उसको पूरा कर लेना चाहिए। जब ये बात समीर सुनता है तो कहता है, मेरे समझ में नहीं। वो कहा कि अगर जो समझना है तो तुम्हें कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए, जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन तुम भी ये मजा उठा लेना। अब वो वक्त गुजरते रहता है। जैसे ही लगभग 3 से 4 दिन गुजरता है, एक नवविवाहिता
जिसकी शादी महज महीने भर पहले हुई रहती और किसी कारणवश वो फांसी के फंदे से झूल जाती। अब उसको दफनाने के लिए 10 से 12 लोग आते हैं कब्रिस्तान में। कब्र पहले से ही तैयार रहती। अब जब 10 से 12 लोग आते हैं तो ये रिजवान पूछता है कि इतनी कम लोग क्यों आए हैं और ये किसका शव है। बड़े सबके चेहरे पे उदासी है, बड़ा ही सब लोग गमगीन लग रहा है। इस पे एक व्यक्ति कहता है कि दरअसल 1 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी और पता नहीं क्या हुआ कि फांसी के फंदे पे लटक गई। इसके बाद अब हो ही क्या सकता है। जब ये बात रिजवान सुनता है तो मानो उसकी आंखों में और उसके मुंह में पानी सा आ जाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरता है, शाम का इंतजार होता है। शाम को समीर से कहता है कि आज शिकार मिल गया है, तुम भी आ जाना। रात के लगभग 8 बजे दोनों कब्र को खोदते हैं। इसके बाद अब ये जो रिजवान है कब्र में उतरता है और उस नवविवाहिता शव के साथ एक एक कपड़े को उसके हटाता है। इसके बाद उसके साथ अनैतिक काम करने लगता है, गलत काम करने लगता है, शव के साथ रेप करने लगता है। और ये सारा नजारा समीर बैठ के देख रहा होता है। जब रिजवान का मन भर जाता है तो समीर से कहता है कि अब तुम भी जो करना है कर लो। समीर भी ये सारा नजारा घंटों से देख रहा था। अब समीर भी उस शव के साथ ऐसा ही करता है। अब दोनों की दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि दोनों एक दूसरे का अब राज जान रहे थे और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। किसी भी लड़की का, किसी भी महिला का शव आता तो दोनों मिलके उसके साथ रेप करते। लगातार समय गुजर रहा था। एक दिन रिजवान की अचानक से तबीयत खराब होती है। रिजवान समीर से कहता है कि ऐसा है यार कि आज 2-4 कब्रें तुम ही खोद दो, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ नासाज लग रही है, खराब लग रही है। मैं आज घर पे आराम करना चाहता हूँ। समीर कहता है कि इसमें कहने की क्या बात है, मैं कर दूंगा। दोनों की दोस्ती पक्की हो ही गई रहती है। अब ये जो समीर है कई कब्रें खोदता है, कई दिन भर में 100 भी आते हैं। बाकी उसे पता चलता है कि एक कब्र में जो कि 18 से 19 साल की लड़की जो कि मरी है उसका दफन हुआ है। अब उस कब्र को रात को खोदता है और खोदने के बाद जब उस लड़की के चेहरे से वो नकाब हटाता है, वो पर्दा हटाता है, इसके बाद उसके चेहरे को देखता है तो इसकी हवाइयां ही उड़ जाती है, क्योंकि वो महिला, वो लड़की बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत रहती है, जैसे लगता कि किसी दूसरी दुनिया की। अब समीर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। बाकी जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं, अचानक से समीर की नजर उस शव के नजर से मिलती है। दरअसल उस लड़की की आंखें खुली हुई होती हैं। समीर चौंक के उस कब्र से भागता है और कब्र के बाहर वो बैठ के कुछ देर तो लंबी लंबी सांसें लेता है। इसके बाद जैसे लगता है कि वो लड़की कब्र से बाहर तो नहीं आ रही। अब समीर भागता है और भागते भागते वो सीधे थाने पहुंचता है। और जब थाने पहुंचता है तो थाने में लगभग रात के 12 से 1 बज रहे होते। सारे लोग, कोई चेयर पे सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है, कोई ऑफिस में सो रहा है। एक हेड कांस्टेबल जो कि जाग रहा होता है, समीर पे उसकी नजर पड़ती है। समीर को पहले तो बैठाता है, पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमको किसी ने मारने की कोशिश की, आखिर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी तो नहीं। समीर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। पहले तो समीर को पानी पिलाता है, फिर अपने उच्च अधिकारी को जगाता है। और जब उच्च अधिकारी के सामने समीर जाता है तो कहता है कि दरअसल एक शव जो कि दिन में दफन हुआ था पर रात में वो जिंदा हो गया। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। कहता है मैं कब्रिस्तान में साफ सफाई का काम करता हूं और मैंने देखा कि शव जाग उठा है। पुलिस वाले अब हंसने लगते हैं, सोचते हैं कि ये कब्रिस्तान में काम करता है और डर गया। कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग इसकी जांच करेंगे, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। बाकी समीर कहता है कि मैं घर नहीं जाऊंगा, दरअसल मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। जब ये बात कहता है तो पुलिस वाले भी हक्का बक्का कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। समीर कहता है कि दरअसल कुछ महीनों से मैं कब्रिस्तान में काम करता हूँ और हमारे साथ पहले से मेरा एक दोस्त है रिजवान, जो कि वहां गोरगन का काम करता, कब्र खोदने का काम करता। आज वो बीमार है, आज की सारी कब्रें मैंने ही खोदी। बाकी इससे पहले सारी कब्र वो खोदा करता था और जो भी महिला का और लड़की का जितना भी शव आता था वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उनके साथ वो रेप करता है। और एक दिन मुझे भी बताया, मैं भी
लगभग 10 से 12 औरतों के साथ ऐसा कर चुका और मुझे इस किए गए गुनाह पे बेहद पछतावा है। मुझे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। जब पुलिस वाले सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो तुरंत एक पुलिस की टीम लेते हैं और उसे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। और जब कब्रिस्तान में पहुंचते हैं तो वाकई वहां देखा जाता है तो जो लड़की का कब्र रहता है उसको खोदा गया रहता है। नग्न अवस्था में एक शव पड़ा हुआ होता है जिसके साथ समीर गलत काम कर रहा था। अब समीर के ही तहरीर पे रिजवान को भी पकड़ा जाता है और जब रिजवान से सख्ती से पेश आती है पुलिस तो रिजवान भी सारी बातों का खुलासा करता है। दरअसल वो 100-150 शवों के साथ ऐसा कुछ कर चुका रहता है। दोनों को तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। देखिए कानून तय करेगा कि इनको कौन सी सजा मिलेगी। पर आप लोगों की क्या सलाह है कि रिजवान को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल इंसानियत के हद से नीचे गिर गया था, क्योंकि उसे यह पता था कि ये लोग मर चुके और जो कृत्य कर रहा था, जो गलत काम कर रहा था, वो बेहद निंदनीय, बेहद अपराधीकरण है। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सलाह का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जहां तक बात की जाए समीर की, तो क्या समीर को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या समीर के साथ रियायत बरतनी चाहिए? तो आप लोग अपनी सलाह जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो हमारे देश और दुनिया में अजीब अजीब तरह की कहानियां सुनने को मिलती है, अजीब अजीब तरह की घटनाएं, और लोगों की जो सोच है वो किस हद तक गिर जा रही है, इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को पता चला ही। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।